प्यारे बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इकाई 10 का, तरंग गति। अब तरंग एक वर्ड ऐसा आया कि वो तो हैबिचुअल है, हम सब उस बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हैं। तो ये तरंग होती क्या है? एक उदाहरण देता हूं। हम एक तालाब के पास बैठे हुए, बहुत शांत जल है वहां, बिल्कुल शांत जल है तालाब का। हमने कंकड़ या पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। जब हमने पानी में उस कंकड़ पत्थर को फेंका, जब हमने उस पानी में कंकड़ पत्थर को फेंका, यहां फेंका, तो विक्षोभ उत्पन्न हुआ। तो ये विक्षोभ आगे बढ़ता गया। ये डिस्टरबेंस है जो पूरे धीरे धीरे करके पूरे तालाब में फैल जाता है। ये विक्षोभ क्यों उत्पन्न हुआ? ऐसा क्या हुआ कि जहां पत्थर गिरा था पानी का, वहां ऐसी क्या क्रिया हुई कि पूरे का पूरा पानी डिस्टर्ब हो गया? जानिए। जब हमने पत्थर फेंका था तो जिस जगह पत्थर पानी में गिरा वहां पे क्या हुआ? गड्ढा बन गया। क्या बन गया? एक गड्ढा बन गया। पत्थर पानी को नीचे ले गया। उस गड्ढे को भरने के लिए चारों तरफ से पानी आया। जब चारों तरफ से पानी आया तो क्या हुआ? अब जड़त्व का गुण होता है। क्या होता है? जड़त्व का गुण होता है। यह जल जड़त्व के कारण गड्ढा भरने के बाद भी आता रहता है। गड्ढा भर गया, परंतु जड़त्व के गुण के कारण यह जल क्या होता रहता है? आता रहता है। और जल का तल कुछ ऊंचा उठ जाता है। अब जहां से जल आया वहां तल नीचे हो गया। अब जल का तल जब ऊंचा उठ गया तो एक गुण होता है, उसे कहते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता के कारण क्या हुआ? अब प्रत्यास्थता ने इसका विरोध करना ही करना है और जल नीचे की ओर आने लगता है। जब जल नीचे की ओर आने लगता है, जिससे जल ऊपर जल के मतलब जो नीचे आने लगा, तो उसमें क्या बन गया? गड्ढा बन गया। अब फिर प्रत्यास्थता उसका विरोध करेगी, जो गड्ढा बन गया, फिर उसे भरने का प्रयास करेगी, जड़त्व का गुण आ जाएगा। तो प्रत्यास्थता और जड़त्व गुण के गुण के कारण लगातार गड्ढे बनते रहते हैं, ऊंचे उठते रहते हैं। ये गड्ढा और उभार ये आगे बढ़ता रहता है, ये विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे क्या होता है? सभी पूरे संपूर्ण तालाब में क्या हो जाता है? विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ये इस विक्षोभ किसके कारण हो रहा है? कणों के कारण हो रहा है। क्या ये कण गति कर रहे हैं? ये कण गति नहीं कर रहे हैं। कण अपनी माध्यावस्था मतलब साम्य स्थिति के उधर उधर दोलन कर रहे हैं, लेकिन ये कण के गति नहीं करने लग रहे हैं। तो जो कण गति नहीं करने लग रहे हैं, हमारे जो साम्यावस्था हमारी उत्पन्न हो गई है, हमें मिल गई है, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? तो इस गति के कारण, इस जड़त्व और प्रत्यास्थता के गुण के कारण विक्षोभ आगे बढ़ता है और यह लगातार चलता रहता है। कण अपनी स्थिति के माध्य स्थिति के उधर उधर दोलन करते हैं, कण गति नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ? तरंग माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है। तरंग माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है जिसमें कण अपने माध्य स्थिति के इधर उधर दोलन करते हैं और माध्यम के स्थानांतरण के बिना ही ऊर्जा का स्थानांतरित हो जाती है। माध्यम के बिना स्थानांतरण के ही ऊर्जा क्या हो जाती है? स्थानांतरित हो जाती है। बेटा मैंने आपको बहुत सही तरीके से, बहुत साधारण तरीके से समझाया। गड्ढा भरना, जड़त्व के कारण ऊपर उठ जाना, प्रत्यास्थता का गुण का विरोध करना, फिर वो नीचे आने लगना, फिर गड्ढा बन जाना, तो ये गुण क्या रहे? ये क्या है? जड़त्व और प्रत्यास्थता। मतलब तरंग उसी माध्यम में उत्पन्न होगी जिसमें जड़त्व और प्रत्यास्थता दोनों गुण होंगे। तो अगर हम तरंग गति के गुण की बात करें तो पहला क्या है? तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे चलता है। किससे चाल चलता है? निश्चित चाल से चलता है। माध्यम में तरंग के संचरण होने पर माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर दोलन करते हैं। किधर दोलन करते हैं? माध्य स्थिति के इधर उधर दोलन करते हैं। तीसरा, तरंगों के संचरण ऐसे माध्यम से होता है जिसमें प्रत्यास्थता और जड़त्व दोनों के गुण होते हैं। तरंगों के संचरण ऐसे माध्यम से होता है जिसमें प्रत्यास्थता और जड़त्व दोनों के गुण होते हैं। नेक्स्ट, दोलन करने वाले
जो दोलन करने वाले कणों की निश्चित स्थितियों में वेग भिन्न भिन्न होता है। जब दोलन करने लग रहे हैं, एक कण ऊपर उठ रहा है, एक कण नीचे जाने लग रहा है, तो विभिन्न स्थितियों में उनके वेग भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जो विक्षोभ चल रहा है आगे वो एक नियत वेग से चलता है, जो केवल किस पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम पांचवें गुण पे आते हैं, जड़त्व के कारण जो दोलन कर रहे हैं कण, वो कण की स्थिति लगातार बदलती रहती है। जो कण ऊपर उठा है, अब वो जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला कण नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है? गति क्या होती है? जो विक्षोभ आगे बढ़ रहा है वो पिछले कणों की गति को ग्रहण करता जा रहा है। किसको करता जा रहा है? पिछले कणों की गति को क्या करता जा रहा है? ग्रहण करता जा रहा है। कैसे? एक कण से दूसरे कण में विक्षोभ, दूसरे कण से तीसरे कण में विक्षोभ, तीसरे कण से चौथे कण में विक्षोभ। तो इस तरह क्या हो रहा है? कणों का कोई स्थायी स्थानांतरण नहीं हो रहा है, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ रहा है। कण का वेग कण के माध्य स्थिति से विस्थापन पर निर्भर करता है। कण का वेग कण की माध्य स्थिति से विस्थापन पर निर्भर करता है, इसलिए कणों के वेग क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तरंग का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तरंग का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, सॉरी, तरंग का वेग जो तरंग चलने लगी है उसका वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसलिए तरंग का वेग नियत होता है। कणों के कंपन के समय दोनों ऊर्जाएं विद्यमान रहती हैं। जब कणों में कंपन होते हैं तो उसमें दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है। यह बोलता है सबसे पहला, जो किसी माध्यम में जब दो या दो से अधिक तरंगे एक दूसरे को बिना प्रभावित किए साथ साथ चलती हैं, तो यह अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ चलती हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? बिना प्रभावित करे हुए चलते हैं। तरंगों में व्यतिकरण तथा ध्रुवण जैसी घटनाएं होती हैं। ठीक है, अब हम तरंग पे आते हैं। हम तरंग के तीन प्रकारों का अध्ययन करेंगे। यहां पे तरंगों के प्रकार: यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, तीसरी द्रव्य तरंगे। हमारे पास तीन तरह की तरंगे होती हैं: यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और द्रव्य तरंगे। जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब ये माध्यम के बिना नहीं चल सकते, तो उन्हें क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे कहते हैं। फिर सुनिए, यांत्रिक तरंगे किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना रूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से क्या करती है? आगे बढ़ती है। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों में केवल ऊर्जा और संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। यांत्रिक तरंगों में केवल किसका संचरण होता है? ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का संचरण नहीं होता। यांत्रिक तरंगों में संचरण माध्यम के दो गुणों के कारण होता है। कौन कौन से गुण? जड़त्व तथा प्रत्यास्थता। उदाहरण कौन कौन से? जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे, ये सब कौन सी तरंगे हैं? आपकी यांत्रिक तरंगे। हम किसकी बात करेंगे? यांत्रिक तरंगे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आएंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों पर। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है हमारी? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है हमारी? विद्युत चुंबकीय तरंगे वो तरंगे होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगे निर्वात में भी चलती है और प्रकाश की चाल से चलती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती है? प्रकाश तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, ये सब रेडियो तरंगे, सब की कौन सी है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। मतलब वो तरंगे जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। व्हाट वी कॉल इट विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब थर्ड आता है द्रव्य तरंगे। अब द्रव्य तरंगे सुन के हमारे कान खुल जाते हैं कि द्रव्य तरंगे है क्या? वह तरंगे जो द्रव्य कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु आदि की गति से उत्पन्न होती है। आप मैटर वेव्स पढ़ेंगे, इसको डी ब्रोगली ने दी थी।
फिर सुनिए, वह तरंगे जो द्रव्य कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु आदि की गति से उत्पन्न होती है, द्रव्य तरंगे कहलाती है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद फिर तरंगों के प्रकार पे आएंगे, जो दो प्रकार की तरंगे हम बात करेंगे। वो तरंगे कौन सी होंगी हमारी? अनुदैर्घ्य तरंगे तथा अनुप्रस्थ तरंगे। अभी तक हमने तरंगों के बारे में बताया, हम तरंगों के प्रकार के बारे में बता रहे हैं आपको। तो अब प्रकार में हम किस में जाएंगे? हम प्रकार में जाएंगे तो हम तरंगों के फिर एक प्रकार में जाएंगे। अब उसको जिसमें तरंगे हम जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे हैं, उन्हीं के उदाहरण पे हम बात करेंगे। अब दो तरह की तरंगों की, किसकी? एक बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंग की, अनुप्रस्थ तरंगे। किसी माध्यम में जब कोई तरंग संचरित होती है, जिसके कारण जब किसी माध्यम में तरंग संचरित होती है, हम यांत्रिक तरंग की बात करें, यांत्रिक तरंगों के प्रकार। जब किसी माध्यम में तरंग संचरित होती है और माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, यह तरंग के संचरण की दिशा है, तरंग के संचरण की दिशा। ये क्या कर रहे हैं? माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं, माध्यम के कणों के कंपन, कणों के कंपन। ये माध्यम के कण क्या कर रहे हैं? तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करने लग रहे हैं, तो वो तरंग क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। यह तरंग किसके रूप में चलती है? श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है। किसके रूप में चलती है? श्रृंग, और ये क्या होता है? गर्त। इसे क्रस्ट कहते हैं और इसे कहते हैं ट्रफ। श्रृंगगर्त, श्रृंगगर्त, श्रृंगगर्त के रूप में चलती है। इसका एक उदाहरण, एक प्रयोग आप भी कर सकते हैं, इस तरंग को आप उत्पन्न करा सकते हैं। एक रस्सी लीजिए, रस्सी के एक सिरे को फिक्स कर दीजिए, दूसरा सिरा अपने हाथ में लीजिए और ये झटका दीजिए, यूं करके झटका दीजिए, तो ये रस्सी ऐसे ऐसे करके जाएगी। श्रृंग और गर्त दोनों बनेंगे, ये क्या कहलाएगी? अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगी। अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर जो अधिकतम विस्थापन है उसे हम क्या कह रहे हैं? श्रृंग। और जो नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन है उसे क्या कहने लग रहे हैं? गर्त। तो ऊपर का विस्थापन श्रृंग कहलाता है, नीचे और का अधिकतम विस्थापन गर्त कहलाता है। अनुप्रस्थ तरंगें केवल उसी माध्यम में उत्पन्न होती है जिसमें दृढ़ता होती है। ठोसों में दृढ़ता होती है, इसलिए अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। गैसों द्रवों में दृढ़ता का गुण नहीं होता, इसलिए अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती। द्रवों के मुक्त पृष्ठ पर पृष्ठ तनाव के गुणों के कारण पृष्ठ पर अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती है, जो हमने उदाहरण दिया था। क्या? हमने पानी में पत्थर मारा, पानी ऊपर नीचे गति करने लगा, ये श्रृंग और गर्त उत्पन्न हो गए। ये किसके कारण हुआ? द्रव के मुक्त पृष्ठ पे पृष्ठ तनाव के गुणों के कारण। अंदर नहीं होगा, पृष्ठ पे होगा। तो मतलब जो अनुप्रस्थ तरंगें कहां कहां उत्पन्न होती है? ठोसों में उत्पन्न हो सकती है और द्रवों के मुक्त पृष्ठ पर उत्पन्न हो सकती है। दूसरी आती है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग, ये वो तरंगे इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव। जिन तरंगों को संचरण के लिए क्या होता है? यह तरंग के संचरण की दिशा है। किसकी दिशा है? तरंग के संचरण की दिशा, संचरण की दिशा। ये माध्यमों के कण कंपन कर रहे हैं, ये माध्यमों के कण क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचित होने के कारण माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में
कंपन करते हैं तो वो तरंग क्या कहलाती है? अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। जब किसी माध्यम में तरंग संचित हो रही है और माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में कंपन करने लग रहे हैं, ये कौन सी तरंग कहलाती है? अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। कैसे होती है आपको बताते हैं। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पास पास आ गया, खींच दिया, पास पास आ गया, फिर खींच दिया, तो ये क्या कहलाता है? इसमें क्या चीज होती है? संपीड़न। जब ये पास पास है, किसके पास है, और ये क्या कहलाता है? विरलन। ये फिर क्या बना? संपीड़न। मतलब ये वो तरंग है, यांत्रिक तरंग है, जिनमें तरंग की संचरण की दिशा में माध्यम के कण क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। जब स्प्रिंग पास पास होता है उसमें संपीड़न होता है, जब दूर दूर होता है क्या होता है? विरलन होता है। इन्हीं तरंगों पे हम कुछ उदाहरण बताएंगे, आपको कुछ परिभाषाएं बताएंगे, इसी डायग्राम में बता देंगे। परंतु जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है वो कहां संचलित होती है? कहां संचलित होती है? ठोस, द्रव, गैसों, तीनों में उत्पन्न होती है। गैसों में केवल अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होती। अनुप्रस्थ तरंग कहां उत्पन्न होती थी? ठोस और द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर, मुक्त पृष्ठ पर। अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव तथा गैसों तीनों में उत्पन्न हो सकते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं बताएंगे आपको। ये देखो, एक कंपन पूरा करने में समय, मतलब माध्यम का कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, यहां से यहां तक, एक हम ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये क्या कहलाता है? इसका आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ये तरंग संचित हो रही है समय के साथ। दो श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। एक सेकंड में जितने कंपन पूरे करती है तरंग माध्यम में, किसी माध्यम में कोई तरंग एक सेकंड में जितने कंपन पूरे करती है वो क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? 1/आवर्तकाल। आवृत्ति क्या होती है? 1/आवर्तकाल। एक सूत्र बताएंगे। तरंग की चाल, तरंग एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं? तरंग की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग की चाल कहते हैं। हम एक सूत्र स्थापित करने जा रहे हैं। वेग, तरंग दैर्घ्य तथा आवर्तकाल में संबंध। वेग, तरंग दैर्घ्य तथा आवर्तकाल में संबंध। टी सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? लैम्डा मीटर दूरी तय करता है। तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो ये v हो जाएगा, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? v इज इक्वल टू एन लैम्डा भी लिख सकता हूं। ये देखो, ये सूत्र आ गया। टी सेकंड में लैम्डा दूरी तय कर रहा है ना? अच्छा, ये जो कण कंपन करने लग रहा है माध्य स्थिति के एक और जितना अधिक से अधिक विस्थापन होता है इसे आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। जब कोई माध्यम का कण कंपन करता है तो माध्यम स्थिति के ऊपर नीचे इधर उधर जितना अधिकतम विस्थापन होता है वो उसका क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी तरंग चाल कहलाती है। तो तरंग चाल, तरंग दैर्घ्य, आवर्तकाल, आवृत्ति में संबंध। टी सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है? लैम्डा मीटर। तो एक सेकंड में कितनी दूरी करेगा? लैम्डा बाई टी मीटर। तो v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या अंतर होता है? देखो, अब अंतर सीधा। पहला, इसमें अनुप्रस्थ तरंग में जो कंपन वाले कण हैं वो तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इसमें जो कण कंपन कर रहे हैं तरंग के संचरण की दिशा में कंपन कर रहे हैं। ये श्रृंग और गर्त के रूप में उत्पन्न होती है, ये संपीड़न और विरलन के रूप में उत्पन्न होती है। ये ठोसों तथा द्रवों मुक्त पृष्ठ पर उत्पन्न होती है, द्रवों के मुक्त पृष्ठ पर। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न होती है। इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, अनुप्रस्थ तरंगों को। अनुदैर्घ्य तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता।
प्यारे बच्चों, मैंने जो भी आपको पढ़ाने लग रहा हूं अपनी तरफ से साधारण और सरल भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। अब इस सारे अधिक से अधिक उदाहरण देने लग रहा हूं जिससे आपको उनको समझ में आ जाए। बेटा आपको समझ में आ रहा है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह आपको नई वीडियो मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।